Okay, so our topic today is integration. Topic is integration. Integration is basically reverse of differentiation. डिफरेंशिएशन का रिवर्स कर दो तो वो इंटीग्रेशन बन जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है, लेट अस सी कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है फिजिक्स में। तो चलते हैं वापस पुरानी बात पर। हमने ये देखा कि अगर कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट लगातार बदल रहा है, सपोज 2t² प्लस 2t प्लस 2, एक सिंपल सा ले लेते हैं, तो उसकी वेलोसिटी वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हैं। यस और नो। जो हमने निकाली थी दैट विल बी, बताएंगे कितनी आई थी, 4t+2, है ना। इसमें वट एवर द टाइम की वैल्यू आप डालिए। सपोज आप वेलोसिटी आप चाहते हैं टाइम जब 0 सेकेंड हो, 0 सेकेंड हो, तो वो वेलोसिटी हमें मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके। अच्छा ठीक है। इसी तरह से अगर इफ़ यू वांट एक्सेलरेशन, तो हम एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ। अभी मैं फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो उसको पूरा मैथमेटिक्स में भी हम अप्लाई करते हैं जगह जगह। तो अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज निकालें तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी ओनली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। ठीक है। ठीक है। चलो वेलोसिटी से हम समझते हैं। अगर हमारे पास, वापस अब इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, और अगर हमारे पास वेलोसिटी का यही इक्वेशन गिवन है, 4t+2, उल्टा जाने की सोचते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी इज गिवन 4t+2, जो लगातार बदल रही है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे निकालेंगे, तो उल्टा प्रोसेस हो गया है ना। तो इंटीग्रेशन हमारी हेल्प कर सकता है। कैसे कर सकता है देखिए, फिर उसी बात को पकड़ते हैं। वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds/dt। अच्छा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या मिलता है, ds इज इक्वल टू v इंटू dt। ds इज इक्वल टू v इंटू dt। अच्छा, ये ds क्या है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा मतलब dt टाइम के लिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। भाई dt बहुत थोड़ा सा टाइम है, उस बहुत थोड़े से टाइम पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, और उस टाइम पर वेलोसिटी v। हालांकि वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी तो बदल रही है। तो फिर हमने एक वेलोसिटी कैसे ले ली, अरे अगर बहुत थोड़ा सा टाइम है, मतलब 0.001 सेकेंड है, तो वेलोसिटी कहाँ कितनी चेंज हुई होगी, समझ रहे हैं। अभी पूरी बात तो सुन लीजिए, हाँ। अभी पूरी बात बताता हूँ आपको। तो ये ds छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। और पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर हम ऐसे ही छोटे छोटे ds निकालते जाएं, जैसे अभी हमने ये ds निकाला किसी एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को लेकर, ऐसे ही हम छोटे छोटे ds निकालते जाएं और उन्हीं सब ds को ऐड कर दें, एडिशन कर दें ds को, तो वो टोटल s मिल जाएगा, है ना। ठीक है। थोड़ा सा अब इसको ग्राफिकली भी समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको और अच्छे समझाएगा। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, अगर तो ये ग्राफ ऐसे है देखिए, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा कि सर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, इसके अंदर अगर हम एरिया निकालें तो हमें क्या मिलता है। सब चीज़ों को मैं रिलेट करके दिखाता हूँ। तो आप कहते हैं सर अगर हम इसके अंदर का एरिया निकालें तो इसके अंदर ये वाला सारा एरिया है, ये वाला सारा एरिया है ना। ये एरिया हमें क्या देता है, तो एरिया होता है हमारा, अगर हम इसका एरिया निकालें, दिस एरिया ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन, दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हो गई v, और ये ब्रेड्थ हो गई t, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया अंडर बी टी ग्राफ हमें, एरिया हमें दे रहा है वेलोसिटी इंटू टाइम। अब आप बोलेंगे अरे सर मैं तो पहले से ही जानती हूँ कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो इसका मतलब जब हम इस ग्राफ के अंडर एरिया निकालेंगे, जो बेसिकली v और t को मल्टीप्लाई करके आता है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिल्कुल, मतलब एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। अच्छा, ये तो बात ठीक थी। अगर मैं बोलूँ नहीं वेलोसिटी तो बदल रही है, वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन को लेके समझा।
तो ग्राफ कैसा है, तो हमने कहा चलो जी सर ऐसा ग्राफ कुछ हो सकता है। अब अब ये तो हम जानते हैं सर, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, हमें निकालनी है। कैसे निकालें कैसे निकालें कैसे निकालें? अब बोलोगे सर वेलोसिटी तो बदल रही है, अब मैं क्या करूं? अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना चाहें, तो इस एरिया की तो कोई शेप ही नहीं है, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? रेक्टेंगल था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगा दिया। ट्रायंगल होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेते। स्क्वायर होता तो भी निकाल दे, साइड स्क्वायर ट्रेपीजियम होता तो निकाल देते। यहाँ क्या करें सर, लगातार बदल रहा है। तो बोलूँगा एक काम करो, इसमें ना थोड़ा सा टाइम ऑब्जर्व करो, dt टाइम, छोटा सा टाइम। देखो मैं चीज़ों को यहाँ रिलेट कर रहा हूँ, रिलेट करना शुरू कर दो, है ना? थोड़ा सा टाइम dt लो, उस dt टाइम पर ग्राफ को, एक ग्राफ में छोटा सा एरिया ले लो, छोटा सा एरिया, ये बहुत छोटा, डायग्राम में भी बहुत बड़ा है। इस छोटे से एरिया पर दो पॉइंट है ग्राफ पर वेलोसिटी के, लेकिन ये दोनों इतने क्लोज हैं कि छोटी सी देर के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट मानी जा सकती है। तो इस छोटे से, इसको हम एक स्ट्रिप मान लेते हैं, दिस इज बेसिकली अ स्मॉल स्ट्रिप, है ना? डायग्राम में मैंने बहुत बड़ी बनाई। जिस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, dt, विड्थ कितनी है, dt, और इस स्ट्रिप की हाइट कितनी है, v। सर बदल तो नहीं रही वेलोसिटी? नहीं बेटा बदलेगी नहीं, क्योंकि हम बहुत क्लोजर हैं। इस डायग्राम में मैं आपको फिर भी, इस डायग्राम में फिर भी बहुत दूर दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। हाँ, बहुत पास है, बहुत पास है, यही कंसेप्ट है, समझ लो सारी चीज समझ में आ जाएगी। अच्छा तो क्या करें? अगर हम सर इस छोटी सी स्ट्रिप का छोटा सा एरिया निकाल दें, छोटा सा एरिया निकाल दें, डी ए, वो क्या मिलेगा हमें? डी ए विल बी वी इंटू डी टी। अच्छा, डी ए विल गिव यू वी। अगर हम ये स्ट्रिप यहाँ ले लेते बेटा, यहाँ ले लेते, तो ये भी हमें v इंटू डी टी देता, v इंटू डी टी। ऐसे सभी डी ए को ऐड कर दो, डी ए को ऐड कर दो, वी डी टी ऐड कर दो। इस एडिशन को पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन, फिर हम जब ऐड करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, मतलब डी ए को हम ऐड करते जा रहे हैं। और डी ए ऐड होकर क्या आएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। एरिया तो ऑलरेडी हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट देता है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको वी डी टी से मिल जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो अब वापस यहीं आते हैं। सर अगर हमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वी इंटू डी टी से मिल रहा है, तो पूरा कैसे मिलेगा? तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, डीएस का इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ पर एक बात और, आपको कहाँ से कहाँ तक देखना है ये भी डिपेंड करता है, ठीक है ना? आपको टाइम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कई बार जनरली भी और कई बार ऐसे। मान लो आपने डिसाइड किया सर हमें इस टाइम से लेकर T1 से लेकर T2 तक का ही निकालना है सिर्फ, तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक लिमिट्स लगा देते हैं। यहाँ पर T1 से लेकर T2 तक, इसका मतलब है आपको सिर्फ वो वाला डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जो इस टाइम के दौरान हुआ है। या आप T0 से लेकर टोटल निकालना चाहते हैं, तो आप 0 से लेकर T तक लगा दीजिए, तो अब आपको कौन सा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है ना? जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। अच्छा, ds का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा s, और इसका इंटीग्रेशन v डॉट डी टी हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। जो भी टाइम की लिमिट लगाने लगा लो, ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे? कंसेप्ट एरिया अंडर ग्राफ वाला, उसको मैथमेटिकली हमने फॉर्मूला बना दिए, कंसेप्ट यही है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको, एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए अगर हम एक ग्राफ बनाएं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और फोर्स वेरिएबल है जो बदल रहा है, ठीक है? मैं आपसे कहता हूँ कि इसके ग्राफ के अंडर का एरिया आपको क्या देगा, तो आप बोलेंगे सर ग्राफ तो वेरिएबल है, एक काम करते हैं हम छोटी सी एक स्ट्रिप ले लेते हैं, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट बाय डी ए, छोटा सा एरिया। डी ए विल बी, थोड़ी सी देर की, थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको कांस्टेंट मान लिया, हाँ, एफ इंटू एस। अगर हमें ये डी ए छोटी छोटी स्ट्रिप्स काटते जाएं और इन सबको ऐड करते जाएं, तो टोटल एरिया हमें कैसे मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ डी ए से, है ना? इंटीग्रल ऑफ डी ए मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू, सॉरी यहाँ पर मुझे डी एस लिखना चाहिए था, छोटा सा एफ इंटू डी एस। अब एफ इंटू डी एस हमें एरिया अंडर द ग्राफ देगी, एरिया अंडर द ग्राफ मतलब एफ इंटू एस का प्रोडक्ट देगी। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया क्या होता है, वर्क डन होता है। इस तरह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं, दैट विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू डी एस। तो इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला में क्या समझते हैं, मान लीजिए एक क्वांटिटी है y, और सॉरी एक क्वांटिटी है y, और देन देयर इज,
दिस इज वाई, दिस इज एक्स, और दिस इज ग्राफ ऑफ वाई वर्सेस एक्स। ठीक है ना। और अगेन फिर वही हम एक छोटा सा स्ट्रिप अगर इसके नीचे लेते हैं, दिस छोटा सा स्ट्रिप अगेन रिप्रेजेंट छोटा सा dx, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए हमने मान लिया y कांस्टेंट। तो अगर हमें y इंटू डी एक्स करते हैं, इफ वी डू y इंटू dx, वी विल गेट छोटा सा एरिया dA। ठीक है ना। फॉर कंप्लीट एरिया मतलब y इंटू डी एक्स, कंप्लीट एरिया का मतलब है वो क्वांटिटी जो y और dx को प्रोडक्ट करके आती है, मल्टीप्लाई करके आते हैं। जैसे जैसे आपकी सॉरी, वेलोसिटी इंटू टाइम को प्लॉट करके डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क आ रहा था। ऐसे ही जब आप टोटल कोई भी क्वांटिटी चाहते हैं जो y और x पर डिपेंड कर रही है, तो दैट विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ y डॉट डी एक्स। सो एरिया y डॉट मतलब एरिया अंडर द ग्राफ या इंटीग्रल ऑफ y डी एक्स आपको वो क्वांटिटी दे देगी जिसमें ये y और x एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। ये इंटीग्रेशन का बेसिक है। ठीक है ना। दिस एरिया अंडर द ग्राफ इज गिवन। अब आपको ये लिमिट्स लगानी है, ये कहाँ तक करना है वो आपको देखना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एरिया ऑफ वाई और एक्स ग्राफ, एरिया ऑफ वाई ग्राफ विद एक्स एक्सिस को देख रहे हैं, है ना। वाई एक्सिस नहीं देख रहे ना, ये देख रहे हैं। ये इंटीग्रेशन का बेसिस है और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन में हम बेसिकली दो क्वांटिटी जो एक दूसरे से रिलेट कर रही है, एक दूसरे डिपेंड कर रही हैं, उसमें छोटा सा एक डीए निकाल लेते हैं मैथमेटिकली या ग्राफिकली, और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं जहां से लेकर जहां तक, विल गेट द होल क्वांटिटी। ओके, तो अब हमें कुछ कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। इंटीग्रेशन में बेसिकली वाई और एक्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं, और हम पूरा एरिया अंडर द ग्राफ को निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बट इसको हम कुछ बेसिक फार्मूलाज से समझ लेते हैं। जो मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक फार्मूलाज हमें इंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे। हर बार तो हम ये नहीं होगा कि क्वांटिटीज का ग्राफ बनाते रहेंगे, है ना। हर बार तो हम क्वांटिटीज का ग्राफ बनाएंगे नहीं। तो कुछ बेसिक फार्मूलाज की हेल्प से हम उनको कर लेंगे। जैसे ये बड़ा कॉमन फार्मूला है, फर्स्ट ये तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, यूज होगा। अगर y कोई फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है एंड y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, इस तरह से गिवन है। इसमें n की पावर बस -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब अलाउड है। क्यों नहीं होना चाहिए बाद में बताता हूँ। तो अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, तो उस केस में अगर हम इसका इंटीग्रेशन चाह रहे हैं, तो दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ y डॉट डी एक्स। क्या होगा, y एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो दैट इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n डॉट डी एक्स। डी एक्स समझ गए, y एक्स पे डिपेंड कर रहा है, डी एक्स कहाँ से आता है। तो द फॉर्मूला विल बी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, x रेज टू पावर n प्लस वन डिवाइड बाय द पावर। पावर में एक ऐड करो और उसी पावर से डिवाइड कर दो, प्लस एक सी कांस्टेंट लगा देते हैं। अभी हमने लिमिट्स नहीं लगाई है। जब लिमिट्स नहीं लगाते तो बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम एक कांस्टेंट लगा के चलेंगे, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल में हमारी कांस्टेंट नहीं लगेगा, लिमिट्स लगेंगी। पहला फॉर्मूला नोट करो, हम एक क्वेश्चन करते हैं साथ के साथ। दिस इज द मेन फॉर्मूला। कांस्टेंट को हम लिमिट्स में हम क्या करते हैं, लिमिट्स, हाँ लिमिट्स क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, तो वो दो वैल्यूज का डिफरेंस या एक एक्स्ट्रा वैल्यूज और दूसरी वैल्यू का सम होता है, तो वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है ना, इसीलिए करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ऐसे पूरा लिख देता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेट, फिजिक्स में एप्लीकेशन तो हम सीख ही लेंगे, y विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए ये करना है। और फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर टू, सपोज ये फंक्शन है। ठीक है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो इंटीग्रल ऑफ y डॉट डी एक्स, और इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। कैन बी रिटन एज पावर में एक ऐड करो
और न्यू पावर से डिवाइड कर दो प्लस एक कांस्टेंट लगा दो, तो दैट इज एक्स रेज टू पावर 3/3। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी हमारा छोटा सा क्वेश्चन बना। ओके, अगर यही y की जगह पर होता y अंडर रूट एक्स, अब क्या करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे केस चलेंगे। अंडर रूट एक्स होता तो क्या होता, हाँ हम इसको फर्स्ट स्टेप पे यहाँ लिख लेते हैं, एक्स की पावर 1/2 डॉट डी एक्स। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, पावर में एक ऐड करो, पावर में एक ऐड करोगे तो 1/2 में एक ऐड करो क्या हो जाएगा, 3/2। न्यू पावर से डिवाइड करो, ये रहा 3, ये रहा 2, प्लस कांस्टेंट। तो फाइनली वी कैन राइट एज 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, रूल नंबर 1 आई थिंक वेरी क्लियर हो गया। अभी हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस करते करते और चलते हैं। रूल नंबर 2, मैंने कहा रूल नंबर 1 में एक्स की पावर -1 नहीं होगा, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें एक्स की पावर -1 आ गया, देन क्या करेंगे, तो हम इसका जब इंटीग्रल करेंगे y डॉट डी एक्स, वाई को हम x के रिप्रेजेंट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए y डॉट डी एक्स कर रहे हैं, तो उसका डिफ्रेंसिएशन मतलब हो गया ये x रेज टू पावर -1 इंटू डी एक्स, ये मतलब हुआ। और वी कैन राइट एज 1/x इंटू डी एक्स। तो आगे से याद कर लो, इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन log x होता है। क्या होता है, log x होता है, ऑन द बेसिस ऑफ e। कौन सा, हाँ हाँ, केमिस्ट्री में भी आपका आएगा, फिजिक्स में जितना रिक्वायरमेंट होगा तब तक आपका। ठीक है, तो ये हमारा उसका फॉर्मूला बन गया। तो एक अगर x की पावर -1 होगा तो हम उसको सिंपली log x से डील कर देंगे। डेरिवेटिव में ऐसा नहीं था, है ना, डेरिवेटिव में क्या था, पावर आगे आ जाती थी और पावर में क्या होता था, एक माइनस हो जाता था, है ना। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं बात को, रूल नंबर रूल्स बढ़ाते हैं। अब तो रूल्स है और बस हमें क्वेश्चन बनाने हैं और कुछ खास हमारे को उसमें चीजें नहीं है। एक बार रूल समझते हैं। रूल नंबर 3, अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से है कि इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डॉट डी एक्स, मैं सीधे से लिखवा रहा हूँ, मतलब फंक्शन y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इस तरह से है, और आपको बोल रहे हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, तो ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन सिंपली ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, प्लस कॉन्स्टेंट। रूल लिखते जाइए। ठीक है, हाँ वो इक्वल टू ही लगाते हैं, चलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंपली इंटीग्रल ऑफ डी एक्स क्या होगा, ग्राफ पे जाइए वापस। हाँ नहीं नहीं, y और इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, ये डी एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो अगर आप डी एक्स सब डी एक्स को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं, आपका x आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स मतलब क्या है, छोटे छोटे डी एक्स को ऐड करते जाइए, ये डी एक्स है, 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 विल गेट द कंप्लीट एक्स। ठीक है, चलो ये तो कुछ हो गया हमारे बेसिक फंक्शन। अभी जैसे डिफरेंशिएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था, क्या यहाँ भी होगा, हाँ यहाँ भी होगा। यहाँ कैसे डील करेंगे, लेट अस सी, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस को कैसे डील करेंगे, सपोज कोई फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x। ठीक है, अगेन हम कह रहे हैं इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने कहा सर ये तो इस तरह से हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x इंटू डी एक्स। तो क्या करें, कुछ, हाँ इंडिविजुअल अलग कर लो, तो इट विल बिकम इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डॉट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। अभी हम लिमिट्स का कोई यूज़ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। चलिए क्या बना, एक एक करके करते हैं। रूल लगाओ, पहले वाला रूल लग गया, हाँ x4/4
पावर में एक ऐड करो, न्यू पावर से डिवाइड करो, और ये 1/x का तो ऑलरेडी क्या होता है, लॉग एक्स, लॉग एक्स प्लस एक कांस्टेंट लगा दो। ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट, हाँ वो तो एक ही कॉन्स्ट, अगर मान लो 7 + 9 है तो आपने इकट्ठा कर ही दिया ना, कांस्टेंट ही लिख दिया ना। ठीक है ना, और कुछ भी इसमें आ सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, जैसे कोई फंक्शन आ गया y = √x प्लस e⁻x प्लस cos x, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, यही इंटीग्रल ऑफ y.dx का क्या मतलब है, इनको इंटीग्रेट करना है, अलग अलग कर देते हैं, प्लस या माइनस भी हो सकता था, चलो यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रल ऑफ √x.dx माइनस का साइन इंटीग्रल ऑफ ex.dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x डी एक्स। प्लस मैंने साइन में सबको अलग अलग करा है। अब √x को भी शायद हमने पीछे किया था, इसको हमने चेंज किया था x की पावर 1/2, कितना आया था जी, हाँ 2/3 आया था ना शायद, 2/3, 3/2। e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होता है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैंने कहा था डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है, तो आपको ये सोचना है कि आप किसका डेरिवेटिव करते थे, उल्टा कैसे सोचना है। जैसे मैं रूल लिखवा दूंगा अभी कि cos x आ जाए, तो बोलोगे अरे सर साइन का करते थे मैं ना, साइन का करते थे, तो उल्टा सोचो। तो अगर इसका इंटीग्रेशन है तो वो वापस साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर वापस साइन एक्स हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, बस कुछ खास बात नहीं, सिंपल चल रहा है अभी तो, है ना। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। अभी यहाँ तक प्लस माइनस की बात हुई, अगर हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन के केस हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे वहाँ पर तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल था, याद है आपको, डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी ऐसे ही है, दो वेरिएबल आ गए, आपको उसका इंटीग्रेशन करना है u इंटू वी का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, dx है, तो क्या करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला, एक रूल है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करना होता है, पहले ये जो u है क्वांटिटी जिसको मान रहे हैं इसको अलग करो बाहर, और जो दूसरी क्वांटिटी है इसका इंटीग्रेशन कर दो v डॉट डी एक्स। कुछ कुछ ऐसा ही था वहाँ भी, पहले को छोड़ो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दो। ठीक है, माइनस, अब क्या करना है इसके बाद सुनो, अब पहली क्वांटिटी का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव du/dx, अब यहाँ से थोड़ा गेम चेंज है। ठीक है, ठीक है, इनटू फिर दूसरी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना है v/dx। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट है, फिर होल का इंटीग्रल करना है इंटू डी एक्स। फॉर्मूला नोट कर लो आराम से पहले, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन पार्ट। कैसे करना है, पहले u को छोड़ा, v डॉट डी एक्स कर दिया, फिर फर्स्ट क्वांटिटी जो छोड़ा था du/dx उसका डेरिवेटिव कर दिया, फिर v डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करा, और फिर होल का इंटीग्रेशन। हाँ 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 बिल्कुल, और फिर फाइनली सबका बाहर से इंटीग्रेशन कर दिया। करके दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल से, समझ में आ जाए। दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये कब लगेगा, जब दो क्वांटिटी का हमारा प्रोडक्ट होगा। चलिए, जैसे अगर हमें मान लीजिए आ गया कि इंटीग्रेट इंटीग्रेट x इंटू साइन एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि x साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो अभी मैंने क्या बोला, बड़ा आसान, x को आपने छोड़ा एज इट इज कर लिया, इंटीग्रल कर दिया आपने साइन एक्स डॉट डी एक्स का, यही बोला था, माइनस का साइन आया। अब
जो पहली क्वांटिटी छोड़ी थी उसका डिफ्रेंसिएशन किया, dx/x, फिर इंटीग्रल का साइन लगाया, फिर साइन सेकंड क्वांटिटी का इंटीग्रल कर रहे हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स, आसान है। फिर पूरे के बाहर होल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। देखो यही समझाया था, आप कर लेते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर से वही सोचो कि किसका डेरिवेटिव अगर मैं करती हूँ, वैसे तो भी मैं रूल लिखवा दूंगा, किसका डेरिवेटिव करती हूँ कि साइन थीटा आ जाता था, साइन एक्स आता था। तो आप बोलेंगे सर कॉस का करते थे, लेकिन कॉस का तो नेगेटिव साइन आता था, तो यानी कि नेगेटिव कॉस पर आएगा, तो क्या आएगा नेगेटिव। तो इसका इंटीग्रल उल्टा होगा, यानी कि माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक है, वैसे तो अभी रूल याद कर लेना, चलो लिखते हैं। तो ये वाला बाहर वाला एक्स एज इट इज साइन एक्स, इसका करा इंटीग्रल कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस का साइन, ये अभी इंटीग्रल लगा हुआ है, पहले अंदर देख लेते हैं। dx/x का डेरिवेटिव करा 1, इसका इंटीग्रेशन अभी हमने निकाल दिया है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो एक तरह से फिर से माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल करना पड़ेगा, है ना, 1 तो हटा देते हैं, ये माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। माइनस का साइन बाहर आएगा, वो प्लस हो गया, और अब सिर्फ बना कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हाँ जी, किसका डेरिवेटिव करते हैं, तो कॉस आता है, साइन का तो इंटीग्रल उल्टा चलेगा, तो कॉस का इंटीग्रल क्या हो गया, साइन एक्स, तो ये क्या बन गया, साइन एक्स। साथ में एक कांस्टेंट लगा दिया, इंडेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है प्लस कांस्टेंट। तो फाइनली हमारा आंसर, ये माइनस को भी आप बाहर ले जाओ, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, दिस इज एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस। हम्म, ठीक है ना, कोई और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। चलिए, अगर इसी में आपको सेम, मैं आपको ऐसा दे दूँ, इंटीग्रेट कीजिए आप एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कर पाएंगे आप खुद ही, चलिए करिए, खुद से करिए। ठीक है, तो दोबारा से समझते हैं। तो अगर हमें इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी करना है, तो बाय पार्ट्स मेथड क्या बोलता है, u को हमें एज इट इज लिखना, इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी एक्स करना, माइनस फिर डी यू बाय डी एक्स करना। ठीक है, फिर इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी एक्स, और होल क्वांटिटी का फिर से इंटीग्रल करना, है ना। अच्छा, पर इसमें हमने u और v कैसे मानना है, किस लॉजिक से मानना है या रैंडमली मानना है, तो आंसर है नहीं। u और v एज्यूम करने के लिए, या u को एज्यूम करने के लिए आपको एक प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आइलेट प्रिंसिपल। मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल आएगी, मैं तो आपको फिजिक्स के पॉइंट से समझा रहा हूँ। आइलेट के अकॉर्डिंगली आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, अगर आपके फंक्शन में इस तरह से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन लगा रहता है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉग फंक्शंस। ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक। टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो फंक्शन इस ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है उसको यू मानना है। तो सर पिछला क्वेश्चन हमारा गलत तो नहीं हो गया जो आपने कराया, पिछला क्वेश्चन मैंने जान के आपको पहले वही फंक्शन लिखा था जो लेना चाहिए था। जैसे मैंने आपको लिखा था, हाँ, इंटीग्रल ऑफ एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स लिखा था, तो आपने यू अलजेब्रिक फंक्शन को लिया था, और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में लेना भी उसको ही चाहिए था। ठीक है ना, तो आइलेट के प्रिंसिपल से आप देखो कि पहले आप किसको यू मानेंगे और उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे इस प्रिंसिपल से। ठीक है ना, तो आइलेट लगेगा। तो अब इस क्वेश्चन प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन लेते हैं पहले, एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स,
इंटू डी एक्स, ये करना है, ये आप कर लीजिए, आराम से कर लेंगे। तो पहले तो आपने डिसाइड करना है आइलेट से, आइलेट ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल। तो ठीक है, तो ऑर्डर में ही है, ठीक है। चलिए अब सीधा सीधा कर लें। सबसे पहले हमने x को u को एज इट इज छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही हो जाएगा, माइनस का साइन, इसका डेरिवेटिव करा हमने, कितना हो गया 1, ठीक है ना। फिर इसका हमने इंटीग्रेशन करा, ई रेज टू पावर एक्स हो जाएगा, और होल का फिर इंटीग्रेशन कर देना है ना। ई रेज टू पावर एक्स का कितना होता है, फिर वो ई रेज टू पावर एक्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब एक थोड़ा सा चेन रूल वाला कंसेप्ट वहां से था, यहाँ बताता हूँ। जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू पावर 2x डॉट डी एक्स, ये आ गया। डेरिवेटिव में क्या करते थे, मैंने कहा था इसको इमेजिन कर लो, थीटा ही मान लो, यहाँ भी वही सोचो, ये थीटा है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, दैट इज माइनस कॉस थीटा, थीटा क्या है 2 थीटा। अब इसको अलग से नहीं छोड़ेंगे, इस ये तो एक्चुअली में चेन रूल लगा एक तरह से, यहाँ पर कुछ था क्वांटिटी, हमने तो थीटा मान लिया, तो इसको यहाँ पर जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, वहाँ पर आप उसका डेरिवेटिव करते रहे, यहाँ पर अलग से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, जैसे अभी एक और ले लेते हैं, जैसे ई रेज टू पावर 4x इंटू डी एक्स, सपोज हमें ये करना है, ई ई रेज टू पावर, अब इसका इंटीग्रल ई रेज टू पावर इसको x ही मान लो, तो ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगा 4x, लेकिन अलग से इसके एक्स के कॉफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 4 प्लस कॉन्स्टेंट,